कि आने वाले 10 साल में गोल्ड खरीदने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। 14 से $15,000 चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो छोटे इन्वेस्टर हैं या जिनके पास शॉर्ट है फंड का, या जो लोग लिमिटेड मात्रा में खरीदते हैं, उनके पहुंच से ये इन्वेस्टमेंट का मेटल है, एक एज ज्वेलरी है, एक एज सेंट्रल बैंक बाइंग है। तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई बड़ा प्लेयर लाइक सेंट्रल बैंक गोल्ड की बाइंग करता है तो वहां पे वो प्राइस, और मैं आपको एक रेट बता रहा हूं, एक ऐसा रेट है जिस रेट पर जैसे गोल्ड आता है वहां पे सेंट्रल बैंक की बहुत बड़ी डिमांड आती है और वहां से फिर गोल्ड स्पाइक कर जाता है। स्पेशली इंडिया में अगर आप देखोगे कि जो चीज यहाँ पे भाग रहा होता है, लोग उसी इंडिया में बहुत लोग ज्वेलरी को ही इन्वेस्टमेंट समझते हैं, लेकिन क्या ज्वेलरी और इन्वेस्टिंग इन गोल्ड दोनों एक ही बात नहीं है? क्योंकि ओल्ड माइंडसेट तो यही है ना कि ज्वेलरी इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इंडिया में शादी है या अदर फंक्शंस ऐसे हैं जहाँ ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो मिनिमम के लिए आप जाइए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमेशा आज के रेट पे लोगों को लग रहा है कि गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव है। आई एम वन ऑफ दम, वो बॉटम की वेट कर रही हूँ जहाँ पे 3,500 या 3,600 में मुझे मिलेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन? जैसे केविन वॉर्स ने कहा कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, और कोई डेट का वहां अनाउंसमेंट नहीं था, सिर्फ इतना न्यूज आया, उसके बाद में गोल्ड में वहां पे बाइंग ओनली आफ्टर गोल्ड स्टार्ट्स मेकिंग हेडलाइंस, विच इज फोमो। और हमने फोमो जनवरी में देखा था। अब अक्सर लोग तभी गोल्ड खरीदते हैं जब उसकी हेडलाइन हर जगह चल रही होती है। क्या यही सबसे बड़ी फोमो मिस्टेक आपको लग रही है? नमस्ते, वेलकम टू BN मिश्रा। इसका एक्चुअली नाम है ब्रह्मानंद मिश्रा, मैं उसको प्यार से बुलाती हूँ मिश्रा जी। सो वेलकम मिश्रा जी। नमस्कार श्रुति जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू कि आपने ये पॉडकास्ट किया। हमने कैंसिलेशन भी हुआ है क्योंकि मिश्रा जी जो है वो थोड़ा ट्रैवल कर रहे थे। तो वेलकम वेलकम, आई एम सो हैप्पी यू आर हियर। अब मैं आपको ऑडियंस को बता देती हूँ कि मिश्रा जी जो है ही इज अ फाइनेंस एक्सपर्ट। उसने MBA या शायद फाइनेंस में किया हुआ है। So that's his expertise, and so he is more from the financial background. अब हम बात करने वाले हैं 5 मिस्टेक्स जो लोग करते हैं जब गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में वो सोचते हैं या खरीदने जाते हैं। सो मिस्टेक नंबर 1, जो मिश्रा जी ने मुझे 5 मिस्टेक्स ऑलरेडी भेज दिए हैं, तो उसका पहला मिस्टेक जो उसने बताया है ये वो है, वेटिंग फॉर गोल्ड टू फॉल बिफोर बाइंग। वाओ, आपने कहा कि सबसे बड़ी मिस्टेक में से एक ये है कि गोल्ड सस्ता होने का हम वेट करते हैं, लेकिन हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि सस्ता खरीदो और महंगाई बचाओ बेसिकली। तो फिर गोल्ड में ये लॉजिक क्यों काम नहीं करता? देखिए श्रुति जी, गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक बाय करते हैं अपने करेंसी को बैक करने के लिए, अपने इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए। तो ये एक इन्वेस्टमेंट का मेटल है, एक एज ज्वेलरी है, एक एज सेंट्रल बैंक बाइंग है। तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई बड़ा प्लेयर लाइक सेंट्रल बैंक गोल्ड की बाइंग करता है तो वहां पे वो प्राइस को नहीं देखते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अभी चाइना और पोलैंड, रिसेंटली पोलैंड ने तो 82 मिलियन गोल्ड बाय किया है अभी रिसेंटली। चाइना, पोलैंड, कजाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम सेंट्रल बैंक कंटिन्यू गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली मैं बताऊं, जो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से गोल्ड का बॉटम लगभग बन गया था, जो $3,942 था। उस टाइम पर सेंट्रल बैंक ने बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करी, लेकिन सोशल मीडिया पे तमाम मैंने ऐसे क्लिप्स देखे, वीडियोस देखे, जिसमें ये साफ साफ मेंशन हो रहा था कि गोल्ड का बॉटम अभी बनना बाकी है। तो छोटे इन्वेस्टर, रिटेलर बॉटम का वेट करते रह गए और बड़े प्लेयर गोल्ड को खरीद करके चले गए। तो राइट टाइम ये है कि जब भी गोल्ड डाउन जाता है तो वहां आप चंक्स में गोल्ड की बाइंग जरूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरह से डी-डॉलराइजेशन का प्रोसेस है और पूरी दुनिया में गोल्ड एज अ बैकअप सारे कंट्री होल्ड कर रहे हैं,
तो गोल्ड का प्राइस आने वाले टाइम में यहां से ऊपर ही जाने वाला है। तो राइट टाइम, जब आपके पास फंड्स अवेलेबल हो, आप तब चंक्स में बाय कर सकते हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं गोल्ड को वेट करूंगा, गोल्ड यहां से बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा, तो ये अब मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। आज के रेट पे लोगों को लग रहा है कि गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव है। आई एम वन ऑफ दम, ठीक है, और मैं एक्चुअल में वो बॉटम की वेट कर रही हूँ जहां पे 3,500 या 3,600 में मुझे मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि फेड जब इंटरेस्ट रेट्स राइज करेंगी, क्योंकि हम इन्फ्लेशन तो पूरा स्काई टचिंग है यूएस में, हम उसी का वेट कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन सीरियसली? देखो श्रुति, जैसे ही केविन वॉर्स ने कहा कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, और कोई डेट का वहां अनाउंसमेंट नहीं था, सिर्फ इतना न्यूज आया, उसके बाद में गोल्ड में वहां पे जबरदस्त तरीके का गिरावट देखने को मिला। तो जो इम्पैक्ट लेना होता है गोल्ड, वो न्यूज से ही ले लेता है। अब अगर यहाँ पे रेट बढ़ेगा भी तो वो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं लेगा, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो न्यूज के हिसाब से इमीडिएटली बाइंग कर लेते हैं, कट का वेट नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब वहां पे रेट बढ़ेगा उस टाइम पे गोल्ड के भाव नहीं गिरेंगे, लेकिन अब लगातार बॉटम बनना, अगर आपने देखा होगा तो गोल्ड 4 से 5 बार 4,000 के लेवल को टेस्ट कर चुका है। और मैं आपको एक रेट बता रहा हूं, $4,030, एक ऐसा रेट है जिस रेट पर जैसे गोल्ड आता है वहां पे सेंट्रल बैंक की बहुत बड़ी डिमांड आती है और वहां से फिर गोल्ड स्पाइक कर जाता है। तो लगातार गोल्ड उस रेंज में आता है और वहां से फिर आगे निकल जाता है। तो जब रेट बढ़ेगा तब आप और बाइंग कर लेना, लेकिन फिलहाल अभी आपको चंक्स में लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से गोल्ड खरीद लेना चाहिए। आपकी बात सही है, सपोर्ट नहीं टूट रहा है, 4,000 से नीचे तो नहीं टूट रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मैं अभी एक एस्ट्रोलॉजिस्ट से बात कर रही थी और हमने वही डिस्कस किया है कि एक्चुअल में वो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर गिरा तो गिरेगा, अगर नहीं गिरा तो वहीं पे रहेगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको लग रहा है कि 5 साल बाद हमें एक्चुअली ये सस्ता दिखेगा गोल्ड? नहीं, 5 साल बाद नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि 2 साल बाद आपको सस्ता नहीं मिलेगा। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो गोल्ड की लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है जिसको माइनिंग करके निकाला जा सकता है, और वो धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरी बात, माइनिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता चला जा रहा है। तो अब एक्सपेंसिव है और लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं यहां से प्राइजेस बढ़ेंगे। अगला जो बड़ा कारण है, अगर आप देखोगे तो दुनिया भर में जो गोल्ड का रिजर्व है वो अब डॉलर को कहीं ना कहीं क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बताऊं आपको तो गोल्ड का रिजर्व दुनिया भर में अब 27% पहुंच गया है और डॉलर 22% रह गया है। तो जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन काम कर रहा है, चाहे आप है डॉलर के अगेंस्ट, तो गोल्ड के रिजर्व को लगातार बढ़ाता चला जाएगा। इसी कदम में चाइना ने हांगकांग से मिलकर के हांगकांग में रिसेंटली वेयर हाउस बना है जहां से गोल्ड की क्लियरेंस होगी आने वाले टाइम में। तो आने वाले 3 से 5 साल में अगर आप देखोगे तो गोल्ड के प्राइजेस और भी ज्यादा स्पाइक करेंगे, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो प्राइजेस जो कंट्रोल हो रहा है वो कॉमिक्स के मार्केट से हो रहा है और लंदन बुलियन मार्केट से कंट्रोल हो रहा है, जबकि चाइना का और एशिया का पूरा पूरा जो मार्केट है वो फिजिकल ड्रिवन है। अगर यहां से मान लीजिए 15% 15% का यहां से बाइंग आता है, तो कॉमिक्स मार्केट में पेपर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 18% की सेलिंग, 18% की सेलिंग वहां पे हो जाती है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे रेट को फिक्स करना। लेकिन जब ये हांगकांग से, क्योंकि हांगकांग से भी चाइना हांगकांग जुड़ रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये फॉरकास्ट है कि आने वाले 5 से 7 साल में जो हांगकांग क्लियरिंग हाउस वेयर हाउस में क्लियरेंस होगा वो कॉमिक्स के मार्केट से ज्यादा होगा, तो प्राइस वहां से डिसाइड होगा, और जब प्राइस वहां से डिसाइड होगा तो प्राइस में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। ओके, तो वी हैव कवर्ड द फर्स्ट मिस्टेक। अब हम दूसरे मिस्टेक पे जाते हैं। तो मिश्रा जी ने बोला है कि दूसरा मिस्टेक ये है, बाइंग ओनली आफ्टर गोल्ड स्टार्ट्स मेकिंग हेडलाइंस, विच इज फोमो। और हमने फोमो जनवरी में देखा था। अब अक्सर लोग तभी गोल्ड खरीदते हैं जब उसकी हेडलाइन हर जगह चल रही होती है। क्या यही सबसे बड़ी फोमो मिस्टेक आपको लग रही है? देखिए, एक तो ये बड़ी मिस्टेक है ही, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जब जनवरी में
गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई $5600 बनाया था, तो उस टाइम पर लोगों का मेरे पास इतना कॉल और इतने मैसेजेस आ रहे थे कि लगातार ऐसा लग रहा था कि हर कोई अपने पोर्टफोलियो को कम करके गोल्ड में ही जाना चाह रहे हैं, जो कि पूरा गलत है। पोर्टफोलियो को आपको हमेशा डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। आप ये मान के चलिए, अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है, ऐसे सिचुएशन में भी आप अगर देखोगे मार्केट में, तो गोल्ड ईटीएफ की जमकर बिकवाली हो रही है, और गोल्ड ईटीएफ में ज्यादातर छोटे इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे दूसरे तरफ, तो चाहे वो सेंट्रल बैंक हो या बड़े बैंक हो, वो अभी से बड़ी मात्रा में बाइंग कर रहे हैं। और जब यहां से प्राइजेज ऊपर जाएगा तो एक बार वो और बहुत बड़ी बाइंग करेंगे, जहां से प्राइस पूरा एस्केलेट कर जाएगा। और जब प्राइस वहां पे एस्केलेट करेगा तो हेडलाइन बन जाएगा कि गोल्ड अब यहां से और भी आगे जाने वाला है। और उस पॉइंट पर जब छोटे इन्वेस्टर वहां पर एंट्री लेते हैं और आम निवेशक वहां पर पैसा लगा करके आते हैं, पैसा लेकर के आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक वही टाइम बड़े प्लेयर के लिए प्रॉफिट बुकिंग का होता है। तो जब ये हेडलाइन बनता है तो छोटे इन्वेस्टर, आम निवेशक वहां पर खरीदारी करने के लिए आते हैं, और बड़े निवेशक वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आ जाते हैं। सेम सिचुएशन आपने अब अभी ये सिचुएशन चल रहा है, लगातार ये न्यूज चल रहा है कि खास करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जहां तक आप देखोगे कि गोल्ड 3600 आएगा, 3500 आएगा, वहां तक मे भी जा भी सकता है, और जाएगा तो वहां पे टिकेगा नहीं। कुछ सेकंड, कुछ मिनट और कुछ घंटों या कुछ दिन तक चाहे वहां पे रहे, वहां से इमीडिएटली प्राइस एस्केलेट कर जाएगा। तो राइट टाइम में बाइंग ना करना ही सबसे बड़ी गलती है। अभी ये मैं मानता हूं कि 4000 के आसपास का लेवल बहुत ही अच्छा है। अगर वहां से आपको वहां के नीचे का लेवल मिलता है तो समझ लीजिए कि वो बहुत ही जबरदस्त लेवल है गोल्ड बाइंग के लिए। तो राइट टाइम पे अगर आप गोल्ड बाय करते हो तो गोल्ड आपको ऐसा रिटर्न देगा जो आप अगर किसी अदर एसेट्स क्लास से कंपेयर करोगे तो उससे कहीं ना कहीं आपको अच्छा दिखाई देगा। तो मैं आपको एक दूसरा सवाल पूछती हूँ सर, क्या आपने ऐसे इन्वेस्टर्स देखे हैं जहां पे वो क्राउड को फॉलो कर रहे थे और नुकसान उठाया? स्पेशली इंडिया में रैट रेस ही चल रहा होता है। अगर आप देखोगे कि जो चीज यहाँ पे भाग रहा होता है, लोग उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्पेशली अगर आप देखोगे तो जैसे हेडलाइन बनता है, लोग तुरंत बाइंग के लिए चले जाते हैं, और जैसे ये न्यूज पॉपुलेट होता है कि गोल्ड अब यहां से नीचे जाएगा, इमीडिएटली वहां से बेचना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है एक निवेशक की। नहीं, बात सही कही आपने। आज अगर कोई गोल्ड खरीदना जा रहा है तो एक ऐसा सवाल जो उनके माइंड में होना चाहिए, वो कौन सा सवाल जरूरी है पूछना? देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइम होरिजन। आपका टाइम प्रोस्पेक्ट क्या है? अगर आप गोल्ड 3 से 5 साल या 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए जा रहे हो तो आप उसको जा करके इमीडिएटली बाय कर लीजिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जितना दुनिया भर के लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, या फिर आप देखोगे ग्लोबली जो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनका प्राइस प्रेडिक्शन बहुत हायर साइड है। अभी जैसे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की बात हुई, उसके बाद में लीडिंग इंस्टीट्यूशन चाहे बैंक ऑफ अमेरिका हो, सिटी बैंक हो, गोल्डमैन हो, सबने अपने आप प्राइस प्रेडिक्शन को कम किया है। लेकिन अगर अभी यहाँ न्यूज बन जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होगा तो सबका प्राइस प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगा। तो राइट क्वेश्चन ये है कि आप अपना टाइम देखें कि कितने टाइम के लिए आप गोल्ड बाय करना जा रहे हैं। अगर 3 से 5 साल या 5 साल से ज्यादा का आपके पास टाइम है तो गोल्ड में आपके पास राइट टाइम है बाय करने के लिए। थैंक यू फॉर दैट। अब हम उनका तीसरा मिस्टेक देखते हैं, जो उसने कहा है कि हम ऑडियंस ये तीसरा मिस्टेक करते हैं। तो उसका तीसरा मिस्टेक है treating gold only as a physical asset and thinking jewelry equals to investing in gold. वाह, क्या बात है। This is a very good one. इंडिया में बहुत लोग ज्वेलरी को ही इन्वेस्टमेंट समझते हैं, लेकिन क्या ज्वेलरी और इन्वेस्टिंग इन गोल्ड दोनों एक ही बात नहीं है? क्योंकि ओल्ड माइंडसेट तो यही है ना कि ज्वेलरी इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों का माइंडसेट ओल्ड माइंडसेट है, और अभी भी कहीं ना कहीं लोग इसमें ट्रैप हो रहे हैं। आप अपने ज्वेलरी को सेपरेट रखिए और आप अपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट को सेपरेट रखिए। सबसे पहले हम ज्वेलरी के बारे में बात कर लेते हैं। ज्वेलरी देखिए इंडिया में बहुत पॉपुलर है और लोग कैरी करना बहुत पसंद करते हैं, और एक ये ट्रेडिशन भी है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो इंडिया में जो हाउस होल्ड के पास गोल्ड है वो 30,000 मैट्रिक टन है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। तो गोल्ड एज ए ज्वेलरी लोगों की पहली पसंद है बाइंग करना। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे जब आप
ज्वेलरी बाय करने जाते हो तो सबसे पहले आप उस पर जीएसटी देते हो। जीएसटी किसी स्टेट में आपका 8% है, कहीं पे 10% है, तो 10% तो आपने गोल्ड का जो कॉस्ट है उसके ऊपर 10% तुरंत दे दिया। अब अलग अलग ज्वेलर्स जो हैं वो मेकिंग चार्ज भी आपके ऊपर लगा देते हैं, मिनिमम 5 से लेकर के 10%, और बहुत सारे ब्रांड जो ऐसे हैं जो 12 से 15% मेकिंग चार्जेस लेते हैं। तो अगर आप इन दोनों चीजों को जोड़ दोगे तो ऑन एन एवरेज 20 से 25% कॉस्ट को आप तुरंत दे रहे हो। मतलब जिस कॉस्ट में गोल्ड आपका अभी मिल रहा है उससे 25% ज्वेलरी जब आपने खरीदी तो तुरंत आपने पैसा वहां पे एक्स्ट्रा दे दिया। तो 25% तो आप पहले से ही दे करके बाय करके आ रहे हो। अगर मान लीजिए गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और 12 से 14% का रिटर्न देता है एनुअली, तो 2 साल तो आप पहले से ही पीछे आ गए। 2 साल बाद जो रिटर्न देगा उतना तो आपने अभी ही दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं, और दूसरा है कि आपने एक बार ज्वेलरी ले ली, आपको उसको कैरी करना है। अगर आप बैंक के लॉकर में रखोगे तो आपको लॉकर के चार्जेस पे करने हैं, और आपके अंदर कहीं ना कहीं हेडक जरूर रहेगा, चाहे गोल्ड को आप लॉकर में रखो या घर में रहो, कि मेरे पास सोना पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को अगर आप कंसीडर करोगे तो ज्वेलरी, ये कहीं ना कहीं ज्वेलरी आप रखो, लेकिन लिमिटेड मात्रा में, जो आपके यूज के हो और जिसको आप चाहते हो, ये रखना कंपलसरी है। उतना आप ज्वेलरी रखिए, क्योंकि इंडिया में शादी है या अदर फंक्शंस ऐसे हैं जहां ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो मिनिमम के लिए आप जाइए। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमेशा ईटीएफ के माध्यम से जाएं, क्योंकि ईटीएफ का माध्यम डीमेट अकाउंट के थ्रू होता है, और वहां पे सेबी रजित, अगर आप देखोगे तो सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से आपको वहां पे गोल्ड मिलेगा। और जो भी जितने भी बड़े फंड हाउसेस है, चाहे एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, निपुण हो, आईसीआईसी हो, सब उतने मात्रा में फिजिकल गोल्ड बैकएंड में रखते हैं जितना आपको ईटीएफ मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये एक सेफ बाइंग है। और तमाम, अगर आप देखोगे तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आता है कि लोगों ने ऐप से गोल्ड बाय कर लिया, तो वो भी एक गलत तरीका है। आप हमेशा डेमेट अकाउंट के थ्रू ईटीएफ बाय करें अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। गॉट इट। नाउ लोग तो यही बोलेंगे कि मेरे शादी में फॉर एग्जांपल मुझे सोना मिला, ठीक है, एग्जांपल, और हम तो वो मेमोरी तरीके से रखते हैं, और 20 साल बाद मुझे इतना सोना नहीं चाहिए, तो वैसे भी मुझे मेरा रिटर्न मिल रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट तो पूरा हो गया, तो कैन दैट नॉट वर्क? देखिए, आपके पास ज्वेलरी आई और ये एज अ गिफ्ट ज्वेलरी आपके पास आई, शादी में आने का मतलब एज अ गिफ्ट ही आता है, तो उसको आप कैरी करें, क्योंकि वो ज्वेलरी ऑलरेडी एक इमोशंस के साथ खरीदा जाता है, तो उसकी वजह से आप उसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट से जाते हैं तो गोल्ड को आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। आप चाहे उसके लिमिट को कम कर दें, 5% कर लें, 7% कर लें, 8% या 10% तक करें, लेकिन कहीं ना कहीं गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। गॉट इट। अब आप बोल रहे हैं कि फिजिकल फॉर्म में नहीं, पेपर फॉर्मेट में देखो। फ्यूचर में अगर डी डॉलराइजेशन आता है तो क्या पेपर फॉर्मेट जो हम ले रहे उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाती? नहीं, आपके गोल्ड की वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी। जो आपने डीमेट अकाउंट के थ्रू ईटीएफ बाय करा है उसकी वैल्यू आपकी कभी नहीं कम होगी। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट। आपको लगता है कि अगले 10 सालों में लोग गोल्ड खरीदने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा? आपने बिल्कुल सही कहा कि आने वाले 10 साल में गोल्ड खरीदने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। एक बहुत बड़े, मैं कहूंगा कि राइटर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, रॉबर्ट कियोसाकी। उनका कहना है कि आने वाले 10 साल बाद गोल्ड 35,000 पर आउंस चला जाएगा। तो अगर मैं उनके बात को एक ऐसे हायर साइड मान के चलूं और मैं एक कंजर्वेटिव में लूं कि 35,000 बहुत हायर साइड है, अगले 10 साल में अगर मान लीजिए गोल्ड यहां से 12 से 14,000 डॉलर पर आउंस चला जाता है, तो पूरा का पूरा मार्केट का सेनेरो चेंज हो जाएगा, सब कुछ वहां पे बदल जाएगा। क्योंकि जहां अभी आप 4,000 डॉलर, 4,000 डॉलर के आसपास हम घूम रहे हैं, और यहां से लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि ये 3600 आएगा, 3500 आएगा। अब अगर ये 8 से 10 सालों में गोल्ड 14 से 15,000 डॉलर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं जो छोटे इन्वेस्टर हैं या जिनके पास शॉर्ट है फंड का, या जो लोग लिमिटेड मात्रा में खरीदते हैं, उनके पहुंच से ये बहुत दूर चला जाएगा गोल्ड। तो पूरा का पूरा वहां पे आप गेम चेंज होता हुआ दिखाई दे देगा। डेफिनेटली। अब हम उनका, मिश्रा जी का 4th मिस्टेक जो हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, एलोकेटिंग टू मच गोल्ड टू योर पोर्टफोलियो। लेकिन सर, गोल्ड तो वेल्थ प्रोटेक्ट करता है, लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादा गोल्ड वेल्थ क्रिएशन को स्लो डाउन कर देता है? आपने बिल्कुल सही कहा, आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए,
लेकिन उतना ही होना चाहिए जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को हेजिंग करें, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न गेन कर पाए। क्योंकि जब आप एक इन्वेस्टर होते हो तो आपके पास एक बकेट होता है, उसमें आपके पास गोल्ड भी होना चाहिए, सिल्वर भी होना चाहिए, इक्विटी भी होना चाहिए, म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए, हर फॉर्म में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आइडियली अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास 15 से 20% तक आप गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, एक ये आइडियल है। लेकिन लोग फोमो का शिकार होकर के या कुछ इस तरह के न्यूज को देख करके कि अब यहां से प्राइसेस नीचे आएगा ही नहीं, अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड करते चले जाते हैं, जो ये बहुत बड़ी गलती है। तो गोल्ड को और आप रखें, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में कभी उसको ओवर ना जाने दें। एक लिमिट में जो आइडियल गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है वहां तक ही उसको सीमित में रखें, तो आपके पोर्टफोलियो में हेजिंग का भी काम आएगा, आपको रिटर्न भी अच्छा देगा, और लॉन्ग टर्म में आपको आप उसमें आप देखेंगे तो ग्रोथ भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। गॉट इट। लेकिन आज के मार्केट सिचुएशन में क्या हमको गोल्ड 20% या 15% से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, जैसे कि 20% या 22% या कुछ? देखिए, डिपेंड करता है कि आपके पास और कितना कैपेसिटी है, मींस आपके पास बाइंग कैपेसिटी कितनी है, आपके पास आपका फंड कितना है। अगर आपके पास लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में है और आपको आने वाले टाइम में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप जा सकते हो। क्योंकि अगर लिक्विडिटी की आपके पास आने वाले टाइम में प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको बेचना नहीं चाहते हैं, ऐसा सिचुएशन आता है कि प्राइसेस गिरते चले जा रहे हैं, फिर भी आप उसको होल्ड कर सकते हो, तो आप कैरी ऑन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आने वाले टाइम में चाहे वो पेपर करेंसी हो या फिर इक्विटी हो या अदर एसेट्स क्लास हो, वहां पे आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन गोल्ड एक ऐसा है कि अगर आपके पास लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में है तो आप उसको बढ़ा सकते हो, लेकिन नॉट मोर देन 25 to 30%। आप वो आपका एक आइडियल से ऊपर जाकर के और मैक्सिमम लेवल का है, वहां तक आप जा सकते हो। डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप इक्विटीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन द फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन दैट ऑल्सो गोल्ड इज अ गुड बाय रिगार्डलेस, राइट? करेक्ट करेक्ट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप आपके पास अगर लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में है और आने वाले टाइम में इन फ्यूचर 3 से 5 सालों में आपके पास लिक्विडिटी की कमी नहीं होने वाली है, आप उसको बेचने के लिए नहीं जाओगे तो आप जा सकते हैं। Okay. Final mistake, guys, that we are making: buying gold without understanding price cycles. गोल्ड तो रैंडम तरीके से मूव नहीं करता है सर, इसके भी साइकिल्स होते हैं। लेकिन आम इन्वेस्टर को कैसे पता चले कि हम अभी किस साइकिल में है? देखिए, आप जब देखते हो कि जब भी आप गोल्ड के प्राइजेस में एस्केलेशन आता है तो गोल्ड की हेडलाइन बन जाती है, और वहां छोटे निवेशक, नए निवेशक आकर के एक तरह से आप कहोगे कि ट्रैप होते चले जाते हैं और प्राइजेस वहां से आपको एस्केलेट होता चला जाता है। करेक्टली बाइंग करने का तरीका यह है कि साइकिल को आप समझें। आप समझें कि आपने देखा होगा रिसेंटली यहाँ पे अमेरिका और ईरान के बीच में वॉर हुआ। वॉर होते ही डॉलर इंडेक्स तेजी से आगे बढ़ा, क्रूड ऑयल के प्राइजेस वहां पे स्पाइक कर गए, यूएस के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, यूएस के ट्रेजरी में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। अब आपको पता है जब इन सभी एसेट्स क्लास में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डॉलर बहुत मजबूत हो जाता है, और डॉलर मजबूत होने का सीधा इंपैक्ट पड़ता है गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस में। तो वहां पे गोल्ड आपने देखा होगा कि जबरदस्त तरीके वहां पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी बना और प्राइजेस वहां पे क्रैश कर गए। तो ऐसे साइकिल का आपको वेट करना पड़ेगा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन किस तरह से चल रहा है, किस तरह से वॉर का सिचुएशन बन रहा है, किस तरह से दुनिया भर के इकोनॉमी परफॉर्म कर रहे हैं। चाइना यहां बड़ा प्लेयर है, चाइना यहां पे क्या कर रहा है? अगर आप चाइना को देखोगे तो चाइना पिछले कई महीनों से 18 से 19 महीनों से लगातार गोल्ड की बाइंग कर रहा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में गोल्ड खरीद रहा है। तो आपको जियोपॉलिटिकल टेंशन, वॉर और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन सब चीजों को मॉनिटर करना पड़ेगा। जब आप दुनिया भर के बैंकों का, सेंट्रल बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट, दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या चल रहा है, वॉर का क्या सिचुएशन है, इन सब चीजों को जब आप क्लोजली मॉनिटर करोगे तो आपको अच्छे से विजिबिलिटी आ जाएगी कि गोल्ड का साइकिल क्या कह रहा है, कहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो ये मॉनिटर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप जियोपॉलिटिकल टेंशन, वॉर, डी-डॉलराइजेशन या डॉलर इंडेक्स, इन सबको क्लोजली मॉनिटर करते रहें। रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्लोजली मॉनिटर करते रहें कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक रेट के बारे में क्या बोल रहे हैं। आपको इजिली समझ में आ जाएगा कि गोल्ड अब यहाँ पे क्या कह रहा है, गोल्ड को आपको बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ओके, तो मैं आपको दूसरा सवाल पूछती हूँ, आपको हम कौन से फेज पे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर मैं अभी के सिचुएशन की बात करूं तो ये बाइंग फेज है,
यहाँ पे गोल्ड का प्राइजेस एक आइडियल बाइंग फेज है। 4000 के आसपास अगर आपको कोई भी प्राइस मिलता है तो आप वहां पर गोल्ड बाय कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं यहाँ कहूंगा कि बाइंग का मतलब है आप यहाँ चंक्स में बाय करें। अगर गोल्ड यहाँ से आपको दिखता है कि यहाँ से ट्रेंड इसका जा रहा है ऊपर की तरफ, अभी 4200 4300 क्रॉस कर रहा है, तो फिर आपको उस टाइम पे भी बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि प्राइजेस वहां से फिर और आगे निकल जाएगा। 4000 के नीचे भी अगर आपको जा रहा है तो फिर आप वहां पे भी बाय कर सकते हो। तो आपको इस चीज को समझना होगा कि गोल्ड आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि उसका मूवमेंट किस तरफ जाने वाला है। आज मार्केट गोल्ड के बारे में सबसे बड़ी गलत असम्पशन क्या लग रहा है, क्या है? देखिए, गोल्ड के बारे में लोगों का ये कहना है कि स्पेशली अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे, क्लिप मिल जाएगा। लोगों का कहना है कि गोल्ड यहाँ से क्रैश करेगा, नीचे जाएगा, जो लोगों के माइंडसेट को कहीं ना कहीं चेंज कर रहा है। लेकिन लोगों को ये सोचना होगा कि गोल्ड लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है और गोल्ड के जो माइंस हैं वो भी सिंक हो रहे हैं। माइनिंग कॉस्ट लगातार गोल्ड का बढ़ रहा है। एक तो ये गोल्ड का जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो ये हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो दुनिया भर में लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं डॉलर से हट रहा है। अब अगर विश्वास हट रहा है तो लोग डॉलर का इन्वेस्टमेंट कम करके यहाँ पे गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। आपने रिसेंटली अभी 3 से 5 महीने पहले देखा होगा कि फ्रांस का गोल्ड रिजर्व जो पड़ा हुआ था यूएस में, उसने उसको वहीं पे बेच के अपने यहाँ गोल्ड को ले लिया। तो कहीं ना कहीं यूएस के ऊपर उसको ट्रस्ट कम होता हुआ दिखाई दिया। जब वेनेजुएला को कैप्चर किया यूएस ने, तो वहां पर फिर यूएस के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फिर ये बात करनी शुरू कर दी कि आने वाले टाइम में उनका अगला नंबर है ग्रीनलैंड का। उसके बाद में यूरोपियन कंट्री में एक होड़ लग गया, यूएस के डॉलर में इन्वेस्टमेंट कम करना, गोल्ड के रिजर्व को बढ़ाना और यूएस के ट्रेजरी और डॉलर इंडेक्स को कम करना। तो कहीं ना कहीं जब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, जिनके पास बहुत बड़े एडवाइजर हैं, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो छोटे इन्वेस्टर को ये समझ जाना चाहिए कि अगर कंट्री लेवल पे कोई चीजें चेंज हो रही हैं तो ये बहुत बड़ी पॉलिसी में चेंज होगा आने वाले टाइम में। ये एक बहुत बड़ा एक तरह से रिफॉर्म होगा आने वाले टाइम में। तो गोल्ड को आप वेट करिए 3 से 5 सालों में, आप देखिएगा कि गोल्ड कहां जाएगा। हम अभी बिलीव नहीं करेंगे अगर कोई प्राइस होता है कि गोल्ड यहां तक चला जाएगा अगले 3 से 5 सालों में। अच्छा, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू सर, अगर हम ये पॉडकास्ट 5 साल बाद दोबारा करें तो आपको क्या लग रहा है इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा किस बात पर सरप्राइज होगा? श्रुति जी, अगर हम 5 साल बाद पॉडकास्ट करेंगे, 5 साल तो आपने एक अच्छा पीरियड पिक किया है, अगर 3 साल बाद भी हम करेंगे तो गोल्ड उस टाइम पे हमारे पकड़ से बाहर जा चुका होगा। अभी जो लेवल है इससे काफी ऊपर गोल्ड निकल चुका होगा। देखिए, जब भी गोल्ड अपना हाई बनाता है, अभी 5600 उसने हाई बनाया है गोल्ड ने, उसको भी वो ब्रेक करेगा। उसके बाद में उसका अगला टारगेट होगा 6000 और $6000 से लेकर के $7000 तक, जो लेवल आपको आने वाले टाइम में 1 से 1.5 साल में ही देखने को मिल जाएगा। तो आने वाले टाइम में अगर हम 5 साल बाद पॉडकास्ट करेंगे, ये चीज अगर आप ये क्लिप निकालोगे कि हम लोग बैठ के वहां बात कर रहे होगे कि 4000 बहुत ही बाइंग का लेवल है, तो शायद जो छोटे निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं और हमारे जो साथी हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में, तो वो सुन करके हैरान रहेंगे कि वो प्राइजेज उनको कभी जीवन में दिखने वाला नहीं है। तो 5 साल बाद गोल्ड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रॉबर्ट कियोसाकी जी जो कह रहे हैं वहां तक गोल्ड का प्राइस पहुंच जाएगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 5 से 7 सालों में गोल्ड का प्राइस यहां से ऑन एन एवरेज $7,000 से $8,000 इजिली चला जाएगा। इजिली $7,000 से $8,000 जाएगा। हालांकि वो 10,000 को छू करके वापस भी आ सकता है, लेकिन मैं एक कंजर्वेटिव में आपको बता रहा हूं कि गोल्ड वहां तक जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की बाइंग है, जिस तरह से लोग डॉलर का रिजर्व करके गोल्ड के रिजर्व को बढ़ा रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी पूरी तरह है। तो ये रहे ऑडियंस हमारे 5 मिस्टेक्स जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं, तो इसका थोड़ा ख्याल रखेगा। मिश्रा जी, I want to thank you for this wonderful podcast and for being a part of the Inner Habit family. हम और भी पॉडकास्ट करने वाले हैं जो मैं आपके साथ बात करूंगी इस पॉडकास्ट के बाद। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट श्रुति जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों का। हम मिलते रहेंगे अगले नए पॉडकास्ट में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।